तो जीएस मेरी वीक पॉइंट जो रहा है मेरा जीएस ही रहा है। स्ट्रॉन्ग मेरी मैथ्स और इंग्लिश थी। जीएस मेरी स्टार्टिंग से वीक रही है और मुझे बेकार भी लगती है। लेकिन जैसे मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया तो थोड़ा इंटरेस्ट आया। और इंटरेस्ट का कैसे आता है कि जब क्वेश्चंस लगाते हैं वो हमारे पढ़े हुए आते हैं तो हमें खुद कॉन्फिडेंस आता है, खुद मजा आता रहता है पढ़ने में। ऐसे करके मैंने नोट्स बना ली, अलग अलग टीचर्स के अलग 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 टीचर्स ग्रुप्स। के बना ली। फिर मैंने प्रैक्टिस मॉक से और एक बुक ले ली कोई भी, उसी को रिवाइज किया जब भी क्वेश्चन आए, क्योंकि जीएस की होती है अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने पूरा कुछ पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे। तो वो मैं कह सकती हूँ लक हो सकता है। फिर ये मेरे अच्छे मार्क्स थे लेकिन वहीं से मेरे जीएस में ही कम नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा ओवरऑल कम हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपका ऐसे शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जिसने वास्तव में अपनी लाइफ में इतिहास रचा है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब एक कामयाब लड़का होता है तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन जब एक लड़की कामयाब होती है तो डबल खुशी मिलती है, क्योंकि एक लड़की ना केवल एक परिवार बल्कि दो दो परिवारों का नाम रोशन करती है। आज अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और भविष्य में अपने होने वाले घर का नाम रोशन करेगी। इसलिए आज मैं आपसे अनी गोयल से रूबरू कराना चाहूंगा। उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनसे जानेंगे कि उन्होंने तैयारी कैसे की, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को रोक के रखा, डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखा, और चीजों को कैसे अपने आप को मोटिवेट करके एक बहुत अच्छी पोस्ट, जो कि एसएससी में एक ही गजेटेड पोस्ट है, डबल ए ओ पोस्ट उन्होंने हासिल की। आज मैं कहना चाहूंगा कि एक गजेटेड ऑफिसर से आज हम मिलना चाहेंगे। तो स्वागत है अनी गोयल आपका। मेरा नाम अनी गोयल है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से। इन मेरी ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी की है फिजिक्स एंड मैथ्स से, और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से। और अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे पापा एसआई हैं इन आईटीबीपी और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। और मैंने एसएससी सीजीएल के थ्रू डबल की पोस्ट। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने एसएससी में एंटर किया और एसएससी के बारे में सोचा तैयारी करने के। तो एसएससी के बारे में मैंने ऐसे नहीं कि एक पॉइंट पे आके सोचा कि मुझे एसएससी करनी है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो मैंने बस ऐसे पढ़ना शुरू किया और जब प्री दिया तो प्री क्वालिफाई हो गया। तब मुझे लगा शायद मैं कर सकती हूँ और मेरी एज भी है। उसके बाद मैंने अच्छे से इंटेंशनली फिर तैयारी स्टार्ट की और अपने फ्रेंड्स के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू मैंने पढ़ाई की। तो सबसे पहले आपने एसएससी का कौन सा सीजीएल का कौन सा फॉर्म भरा था? तो 2020 वाला मैंने सीजन ओके, सीजीएल 2020। तो उसका आपका प्री प्री क्वालिफाई क्लियर हो हो गया। गया। और 2021 किस वाला प्री क्लियर हो गया था लेकिन मेंस में रह गई। रह गए थे, और 2022 में सीधा आपने डबल ए पोस्ट में, है ना? तो मतलब आपने जैसे 20 दिया, 21 दिया, 22 दिया, कई बच्चों का ये रहता है और कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि एक बार क्लियर ना हो तो टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फिर दूसरी बार क्लियर ना हो फिर डबल टूट जाते हैं। फिर उनको लगता है कि यार अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और आप एक एग्जाम्पल हो कि नहीं, लगे रहना। और उस तरीके आपने अपने आप को कैसे संभाला या कैसे मोटिवेट किया, कैसे प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी? तो इस चीज के बेस पे मैं कहूँगी 3 फैक्टर्स हैं। पहला तो खुद पे कॉन्फिडेंस। मतलब मुझे लगता था कि शायद अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कर लूंगी एक दिन, ये मुझे लगा। दूसरा फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल रहा है कि हमारा जो ग्रुप होता था उसमें भी बच्चे थे तैयारी कर रहे थे तो वो मोटिवेट करते थे कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। और तीसरा रोल रहा है फैमिली का। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ऐसे नहीं कि हाँ तुम्हारा नहीं हो रहा है तो अब रहने दो रहने दो, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत फ्रीडम दी है। तो फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नहीं, मतलब एक लड़की कामयाब होती है तो उसके लिए परिवार को तो धन्यवाद, और परिवार ने तो वास्तव में साथ दिया और मोटिवेट किया होगा, क्योंकि लड़के के बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। हालांकि आज सोच बदल रही है और धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि हमें हर लड़की के लिए सोच बदले, हर गांव की लड़की के लिए सोच बदले। तो ये सोच बदल तो रही है, लेकिन एक लड़की को फ्रीडम देकर के मोटिवेट करना, और ये पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है, और आपके पेरेंट्स को सलाम हमारा, है ना। तो आपकी स्कूलिंग कैसी रही? स्कूलिंग 6 क्लास तक हिंदी मीडियम था, 10th क्लास तक इंग्लिश मीडियम था। बट ऐसा नहीं इंग्लिश मीडियम सिर्फ बुक्स इंग्लिश में थी, लेकिन 11th-12th में सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल से हमने पढ़ाई की है तो वो अच्छा स्कूल। 11th-12th अच्छा स्कूल? अच्छा। अच्छा, स्कूलिंग तो मतलब 10th तक तो नॉर्मली स्कूल था, लेकिन 11th-12th अच्छे स्कूल में पढ़ाई की, अच्छी बात है। और के बाद ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन हमने यूपी से ही की, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है एमजीपीआरयू, तो वहीं से हमने बीएससी की है फिजिक्स एंड मैथ्स से। और आपके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, माता पिता के बारे में जानना चाहेंगे। फैमिली बैकग्राउंड में पापा की बात करूँ तो पापा एसआई हैं आईटीबीपी, मम्मी हाउसवाइफ हैं। और मैं अपने दादाजी का नाम लेना चाहूँगी, वो मैथ्स के टीचर रहे हैं और उनका उस समय यही सपना था कि वो बीएससी कर ले हमारी पोतियाँ।
तो लेकिन वो जा चुके थे जब तक हमने बीएससी की, और वो इसमें बहुत खुश होंगे कि हमने इतना मतलब अच्छी पोस्ट। मतलब जहां भी होंगे वो कहते हैं कि शरीर चला जाता आत्मा यहीं रहती है, बट वो जहां भी रहेंगे होंगे आज वो बड़े खुश और प्राउड फील कर रहे होंगे और कि आपने इतनी अच्छी पोस्ट हासिल की और आप आगे भी भविष्य में अपने माँ बाप का इसी तरीके से नाम रोशन करते रहो। हमारी दुआएं यही रहेंगी कि आप आगे भी जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल करो। इस सिलेक्शन के लिए आप स्पेशल क्रेडिट किसको दे चाहोगे? स्पेशल क्रेडिट में बहुत लोग आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग फैमिली से होती है, क्योंकि अगर फैमिली वाले अलाउ नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फैमिली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने पहली बात तो फ्रीडम दी है हमें कि हम पढ़ें, आगे बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा कोई स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे क्या, सपोर्ट किया है हमेशा, पढ़ो, और ऐसा हमें प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें जॉब लेनी है, हमें सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है, ऐसा हमें मोटिवेट किया है पापा ने। पापा का स्पेशल रहता है कि नहीं, जॉब नहीं लेनी है, तुम्हें पढ़ो जितना पढ़ना है। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा है कि जॉब लेनी है, जॉब लेनी है, जॉब लेनी है। तो पापा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और मम्मी का तो रहता ही है। तो फैमिली को बहुत 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 ज़्यादा क्रेडिट जाता है। उसका सेकंड नंबर पे जो आता है वो फ्रेंड्स आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स नहीं होते हैं साथ में, तो हम पढ़ाई के दौरान हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो हम फ्रेंड्स को फ़ोन लगाते हैं, फ्रेंड्स से बातें करते हैं। तो अगर हमारे फ्रेंड्स मोटिवेट नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं, अगर फैमिली का सपोर्ट भी रहेगा तो हम पढ़ने के लिए डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स का मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और उन्होंने, जैसे अगर गुरुकुल की बात करूँ तो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, वो ऑलरेडी गुरुकुल में थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मतलब वहाँ पे गुरुकुल में अच्छा माहौल है, वहाँ पे टाइम दे सकेंगे, पूरे 24 घंटे हमारे होंगे, क्योंकि घर में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, कितना ही कोशिश कर लें। हमारी मम्मी काम कर रही होती है तो हमें लगता है हम उनको हेल्प कर देते हैं, हमसे नहीं देखा जाता है। तो गुरुकुल में आने का फैसला मेरा बहुत सही था। 3 महीने मैंने खुद को टाइम दिया, पूरा अच्छे से सेल्फ स्टडी की। तो गुरुकुल का माहौल, उसका डिसिप्लिन, और मेन वहाँ पे जो टीचर हैं, स्पेशली राहुल सर, उनका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। गाइडेंस हमेशा रहिए साथ में, अगर कभी डिप्रेशन में हो, कभी डिमोटिवेशन फील हो रहा है, तो सर ने हमेशा कहा है कि पर्सनली आके मुझसे मिल सकते हैं। ये नहीं कि 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटे, जितने घंटे आपको चाहिए आप ले सकते हो। वो पर्सनल आपका टाइम टेबल बनाते हैं कि आपका अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, कोई सा सब्जेक्ट रह जा रहा है, वो पूरा रूटीन आपसे आपका बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच राहुल सर एंड गुरुकुल। तो रैंकस गुरुकुल में आपके फ्रेंड्स पहले से थे, है ना? उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि आप भी यहाँ पर आ जाओ, तो आप वहाँ पर शिफ्ट कर गए, है ना? उसके बाद रैंकस गुरुकुल में अगर मान लो एक बच्चा अभी जो देख रहा है और बहुत सारे इंक्वायरी आती है कि हमें भी रैंकस गुरुकुल में रख लो, अभी भी इंक्वायरी रहती है, तो बच्चा गुरुकुल में आए तो क्या सोच के आए और क्या उसको मिलेगा और क्या बेनिफिट उसको मिलेगा? देखो, अब सबका फैमिली बैकग्राउंड तो अलग होता है, फाइनेंशियली सबका कुछ अलग होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि गुरुकुल आने की ही जरूरत है तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप पहले भी कर, अपने घर में लेके भी कर सकते हो, बिना लाइब्रेरी ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने घर पे बेस्ट नहीं दे पा रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस, आप कर सकते हो, तो आपको नहीं सोचना चाहिए कि हाँ गुरुकुल में पैसा है या फीस जाएगी। आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाके क्या होता है, आपका फुल टाइम अपना होता है। वहाँ पे फैमिली का मतलब टीचर्स का गाइडेंस रहती है पूरी, और एक माहौल रहता है। अगर आपका कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप देखते हैं सामने वालों की कि वो रात तक पढ़ रहा है, वो सुबह जल्दी उठ रहा है, तो आपको उसे देख के लगता है यार ये हमारे साथ एक कॉम्पिटिशन में है, तो हमसे आगे निकल जाएगा। तो उसे देख के हमें लगता है नहीं, हमें भी करना चाहिए, तो हम करते हैं। तो गुरुकुल के लिए ये है कि डिसिप्लिन रहता है, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है। जैसे मैंने 2018 में रैंकस गुरुकुल की शुरुआत की थी, उस वक्त ही मैंने ये सपना सोचा था कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर एक ही जगह पे रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग सब कुछ एक जगह पे मिले। उसका कारण एक छोटा सा ये था कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा एक जगह पे पढ़ने वाले इकट्ठे आ जाए। अब मुखर्जी नगर में बहुत सारे पीजी हैं, बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, एक ही जगह पे सारे पढ़ने वाले। गुरुकुल में खास बात यह है कि आएगा तो पढ़ने वाला ही आएगा, वरना गुरुकुल में आएगा ही नहीं। तो गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों का एक साथ माहौल बनना वो बहुत जरूरी है ना? वो आपको अपने आप ही मोटिवेट करता है कि यार मतलब वो लड़की मेरे से ज्यादा पढ़ रही है, या वो मेरे से लेट सोई थी और सुबह मेरे से जल्दी उठ गई, है ना? मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ, लेकिन वो तो मेरे से कहीं ज्यादा पढ़ रही है। और गुरुकुल में जो मॉक टेस्ट है उसका क्या रोल रहा है? प्रैक्टिस सेट या फिर आपका जो टारगेट बनाया गया? तो टारगेट से हम क्या होता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं कि अच्छा हमें टारगेट कंप्लीट करना है, और फिर हमारा आज का टारगेट पूरा हो जाएगा। उससे क्या होता है, हमें पता लगता है कि हाँ हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। टारगेट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो हमें पता लग जाएगा, कोई भी अगर टॉपिक वाइज नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, अगर आप टारगेट पूरा करोगे तो आपको पता लगेगा अच्छा हमने कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमने सेल्फ स्टडी थ्योरी पे ध्यान देंगे, और वरना प्रैक्टिस करेंगे आगे और ज़्यादा। तो टारगेट का रोल रहता ही। तो राहुल सर टारगेट देते थे? बिल्कुल। हाँ, चलो वो टारगेट अचीव किए, इसलिए आज ये टारगेट मिले। उस समय बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, राहुल सर का टारगेट फॉलो करना, फिर भागते भागते आना, खाना खाना, फिर टाइपिंग जाना,
बिल्कुल टाइम नहीं था, बहुत अच्छे से टाइम मैनेज हुआ था। बहुत बढ़िया है ना। तो अगर कोई बच्चा आज मैथ्स की तैयारी करना चाहे और जिसको मैथ्स नहीं आता, जैसे आपने तो शायद एमएससी की है, तो जिसको मैथ्स नहीं आता तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि मैथ्स वो कैसे स्ट्रॉन्ग करे? मैथ्स के लिए सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगी, कोई भी बुक, कोई भी टीचर, ऐसा नहीं है कि हमें पर्टिकुलर उसी को फॉलो करना है तभी हम कुछ कर पाएंगे। बस मैटर ये करता है कि आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो, उसको मल्टीपल रिवीजन करना है। किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। मान लो आपने एक टीचर को फॉलो कर लिया और फिर दूसरा कोई टॉपिक बता रहा है कि मैंने उन टीचर को फॉलो किया था, तो आपको अपना टारगेट नहीं बदलना है, आपको अपना सोर्स नहीं बदलना है, आपको उसी चीज़ का मल्टीपल रिवीजन करना है। वो फैक्टर आए। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई भी कोर्स आप ले रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, उसको पढ़ो, कंप्लीट करो। चैप्टर वाइज नोट्स होने चाहिए। अगर मान लो कोई कहे आपसे 5 दिन बाद आपका पेपर है, तो आपके पास कुछ नोट्स होने चाहिए ब्रीफ में कि आप सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज रिवाइज कर सको। तो आपको बेसिकली क्या करना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं। फिर जब प्रैक्टिस करते हैं, मॉक लगाते हैं, तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स नए आ रहे हैं उनको आपको कॉपी में लिखना है। ये नहीं सोचना है अच्छा ये हम कर लेंगे, क्योंकि बाद में ऐसा होता है हमें क्वेश्चन दिखता है कि ये पढ़ा हुआ है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने उसको रिवाइज नहीं किया। और रिवाइज कब करेंगे, जब उसको लिखेंगे। तो मॉक टेस्ट में एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनालिसिस में भी नोट डाउन करना। इंग्लिश की वोकैब हो गई, या मैथ्स के कोई कॉन्सेप्ट्स हो गए, फॉर्मूले हो गए, या किसी की ट्रिक हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता तो है। मैथ्स में आपने अपने चैप्टर किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किए, यूट्यूब से या पेड बैच से, या किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है? तो जो मैंने पढ़ाई की थी वो रैंडम स्टडी थी। रैंडम मतलब मैंने किसी एक टीचर का कोर्स नहीं लिया, किसी एक टीचर की बुक नहीं ली। मैंने स्टार्ट किया तो इस मोटिव से किया भी नहीं था कि मुझे सीजीएल करना है तो उस लेवल की बुक होनी चाहिए, कोर्स होनी चाहिए। मैंने बस चैप्टर वाले सिलेबस देखा, चैप्टर देखे और उसको यूट्यूब से पढ़ना शुरू कर दिया। यूट्यूब से उसके नोट्स बनाए। मतलब कोई भी टॉपिक है, नंबर सिस्टम मैराथन या नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट डाली। कोई भी टीचर ऊपर आया, मैंने उसकी वीडियोस देखी। और ऐसे नहीं एक टीचर को, 2-3 टीचर्स हैं, उनको मैंने फॉलो किया। फॉलो नहीं करेंगे, मतलब 2-3 टीचर जो भी ऊपर आए, मैंने उनकी सबकी वीडियोस देखी उस चैप्टर की, और सबके नोट्स एक तरीके से कंपाइल कर लिए। हाँ, तो मैथ्स में जैसे मैंने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद जैसे फ्री हुआ तो मुझे लगा रिवाइज कैसे करूँ। तो मुझे रैंडमली टीचर दिखे, आदित्य रंजन सर। तो जब उन्होंने पढ़ाया तो मुझे उनका जो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा कि वो ऑर्गेनाइज में पढ़ा रहे थे चीज़ों को। जैसे कि टाइमिंग वक्त पढ़ा दिया तो उसमें बता रहे थे कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के आते हैं। मतलब पूरा कंपाइल कर दिया था। मतलब मेरे माइंड में इमेज क्लियर हो गई थी, अच्छा ये टॉपिक है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने उनकी 60 डेज 60 मैराथन वाली वीडियो देखी थी, और वो काफ़ी हेल्पफुल लगी। तो जब भी अगर लगता है मुझे रिवाइज करना है मैथ्स को, मैं वो वीडियो इस तरीके से मेरा रहा है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछता है अभी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि रैंडम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम जाता है, तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए, किसी भी कोई भी बुक लीजिए। बट मेन चीज आनी चाहिए सेल्फ स्टडी। मेन चीज आनी चाहिए आपका रिवीजन कितनी बार कर रहे हो। अगर आपका आज फ्री है तो आप उस बुक को लगाइए या उस कोर्स को रिवाइज कीजिए। आपका मेंस आता है तो आप अपना सोर्स मत चेंज करो, आप उसी को रिवाइज करो, वही आपको मतलब बेनिफिट देगा। वरना फिर ऐसा होता है कि हम अगर एक चीज को एक बार करते हैं, फिर मेंस आया, हमने दूसरी चीज को फॉलो कर लिया, तो हमें लगता है क्वेश्चन तो जाना पहचाना है, लेकिन उसको कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीपल रिवीजन नहीं किया। तो मल्टीपल रिवीजन को मैं फोकस करना चाहूँगा। मतलब सेल्फ स्टडी पे, मल्टीपल रिवीजन पे, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा 1 बुक 5 बार पढ़ना, है ना। और यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना, बार बार वही चीज, क्योंकि मैथ्स में हो, रीजनिंग में हो, या किसी भी सब्जेक्ट में हो, सेम चीजें रिपीट होनी है, सेम कंसेप्ट रिपीट होने हैं, सेम चीजें सारी वही आनी है, तो उन्हीं का बार बार रिवीजन करते रहो, है ना। और उसी तरीके से जैसे जिस भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक वीक हो, वो अपना स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, कहीं से भी स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो इंग्लिश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारी करें बच्चे? तो इंग्लिश जो मैंने स्टार्ट की थी वो भी रैंडम था। कोई भी टीचर की बुक उठा ली, उसी को मैंने 3-4 बार पढ़ा। जब तक वो मुझे लगा कि हाँ मेरी हो नहीं गई, तब तक मैंने उसको ही पढ़ा। फिर मैंने क्या किया कि प्रशांत सर के टेलीग्राम चैनल पे वो डाल देते हैं अपनी पीडीएफ वगैरह, जो भी रिसेंट एग्जाम्स होते रहते हैं, तो उनका काफी रोल रहता है। क्योंकि एसएससी क्या होता है, प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस बना के रखता है, तो प्रीवियस ईयर पे हमारी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। तो जो भी पीडीएफ आता था मैं उसको देखती थी, जो मुझे याद है इसको छोड़ो, जो याद नहीं है मैं उसकी कॉपी थी, इंग्लिश की मेरी अलग से कॉपी थी। जो भी मॉक में क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जो मुझे नहीं पता, मैं उसको नोट डाउन करती थी। और एग्जाम टाइम में उस कॉपी को रिवाइज करती थी। तो मुझे बर्डन नहीं लगता था कि एग्जाम आ रहा है तो मुझे बहुत कुछ रिवाइज करना है, मुझे वो कॉपी रिवाइज करनी होती थी। तो अगर कोई मुझसे पूछे भी मुझे क्या सजेस्ट करना चाहिए, आप कोई भी बुक ले लो, ब्लैक बुक हो गई, ये बहुत सारी बुक है मार्केट में, आप उसी को मल्टीपल रिवाइज करो। और आपको क्या करना है, अपडेट रहना है। जैसे प्रशांत सर होंगे, वो टेलीग्राम पे डालते रहते हैं, और उनकी संजीवनी बुक मैंने पढ़ी थी,
उसमें प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छा कंपारिजन है। अच्छा, वो कैब संजीवनी, हाँ जी, हाँ जी। उस पे बड़ा काम किया प्रशांत सर ने, तो उस बुक के बारे में थोड़ी मैं आपसे एज ए एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। तो वो बुक मैंने लास्ट में फॉलो की थी, मतलब मेंस के लिए 20 दिन बचे होंगे तब मैंने वो ली थी, और मैंने उसको पढ़ लिया था एक बार। और ऐसा हुआ कि जो क्वेश्चन आया था मेरा 3rd मार्च का था, उसमें एक इडियम आया था catch-22, वो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा। अगर मैंने संजीवनी नहीं पढ़ी होती तो मैंने वो इडियम नहीं पढ़ा था, मुझे लगा ये नया आया है, लेकिन वो उस बुक में था, पता लगा वो प्रीवियस ईयर था। अगर मैं उसको नहीं पढ़ती मुझे लगता वो नया क्वेश्चन है, लेकिन पता लगा कि वो प्रीवियस ईयर ही है, तो मुझे वो संजीवनी में मिला। क्योंकि हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर भी लगाते हैं तो सीजीएल के या सीएचएसएल के लगाती हूँ मैं, लेकिन उसमें क्या है, सीपीओ है, एमटीएस है, एससीएम है, हर चीज का प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, तो एसएससी सब चीजों को रिवाइज करती है, रिपीट करती है। मतलब वो सच में संजीवनी साबित संजीवनी हुई, साबित हुई आपकी। ना, चलो बढ़िया है। शुरू में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैं और प्रशांत सर ना केवल सीजीएल ना केवल सीएचएसएल बल्कि एचसीएम एमटीएस सारे, क्योंकि रीजनिंग में भी मैंने ये देखा है कि एमटीएस के बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं सीजीएल में। जैसे ओडिड इनइक्वालिटी एक टॉपिक है, अब की बार मींस में यार बच्चे बोले कि बैंकिंग का आ गया, बैंकिंग का आ गया, जबकि अक्टूबर 2021 में एमटीएस के पेपर में 7 क्वेश्चन ओडिड इनइक्वालिटी से आ चुके हैं, है ना। तो ये बच्चों को नहीं पता होता, जैसे आपने कहा कि वो एडीएम मेरे को नहीं पता था, ये सच में बच्चों को नहीं पता होता कि एमटीएस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे या बहुत सारे चैप्टर ऐसे ऐड हो चुके होते हैं जो आधे 1-1.5 साल बाद सीजीएल में आते हैं। वो तो आप सारे एग्जाम को फॉलो करो, आप एमटीएस को भी, सीजीएल को भी, सीएचएसएल को भी ना, हर एग्जाम के क्वेश्चंस जरूर देखो। उसके अलावा अगर बच्चा हिंदी मीडियम से है तो इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करे, वो शुरुआत कैसे करे, उसको तो इंग्लिश से नफरत है, वो कैसे मोहब्बत में बदले। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले वो देखे नहीं कि मेरी वीक है या स्ट्रॉन्ग है, और मॉक ना दे स्टार्टिंग में, अगर ज्यादा ही वीक है तो पहले अगर वो कैब उसकी याद होगी, पूरी रटी हुई होंगी, और फिर वो देखेगा कि हाँ मेरी मॉक में वो कैब रटी हुई आ रही है, याद की हुई आ रही है, तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस मतलब आएगा उसके अंदर। तो पहले वो पढ़े सही से। और कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि हिंदी मीडियम से है तो कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है थोड़ा सा वीक हो, उसके लिए मैंने पढ़ी नहीं है बुक, लेकिन मैं प्रशांत सर की वो कॉम्प्रिहेंशन वाली बुक है, क्रांति, हाँ जी क्रांति, वो उसकी तो बहुत तारीफ चल रही है हाँ जी, अभी। तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्योंकि आजकल के मेंस में कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ज्यादा रोल हो गया है, तो उसके लिए मैं वो कहूंगी। वो कैब के लिए तो मैंने बता ही दिया। नहीं, मतलब आपका तो एग्जाम हो ही चुका होगा जब वो लॉन्च हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, मतलब मैंने वो नहीं पढ़ी, मैं वही बताया, मैं मैंने नहीं मतलब मैं रीजनिंग का टीचर होकर के मैंने पढ़ी, अच्छा, वो इसलिए पढ़ी कि मैं मतलब उस बुक में बड़ा इंटरेस्ट आया मेरे को, कि उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है कि कॉम्प्रिहेंशन इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, खुद की टीचर की फीलिंग लिखी हुई है, मुझे मजा आ रहा। 1 पेज 2 पेज 3 पेज, फिर याद आया नहीं मेरा पार्ट नहीं है, बट बड़ा अच्छे तरीके से समझा रखा है कॉम्प्रिहेंशन को। जीएस के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि जीएस बच्चा कैसे स्ट्रॉन्ग करे। तो जीएस मेरी वीक पॉइंट जो रहा है मेरा जीएस ही रहा है, स्ट्रॉन्ग मेरी मैथ्स और इंग्लिश थी, जीएस मेरी स्टार्टिंग से वीक रही है और मुझे बेकार भी लगती थी, लेकिन जैसे मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया तो थोड़ा इंटरेस्ट आया। और इंटरेस्ट का कैसे आता है कि जब क्वेश्चंस लगाते हैं वो हमारे पढ़े हुए आते हैं तो हमें खुद कॉन्फिडेंस आता है, खुद मजा आता रहता है पढ़ने में, तो वो भी मैंने रैंडम ही किया, ऐसे करके मैंने नोट्स बना लिए, अलग अलग टीचर्स के अलग 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 टीचर्स के नोट्स बना लिए, फिर मैंने प्रैक्टिस मॉक से और एक बुक ले ली कोई भी, उसी को रिवाइज किया जब भी क्वेश्चंस आए, क्योंकि जीएस की होती है अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो ऐसा नहीं है कि आपने पूरा कुछ पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे, तो वो मैं कह सकती हूँ लक हो सकता है। फिर ये मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन मेरे जीएस में ही कम रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा ओवरऑल कम हो गया। काफी मेहनत की है। मैं अगर आज क्रेडिट देना चाहूँ तो मैं 3 लोगों को दूंगा, आपकी मेहनत को, आपके पेरेंट्स को और रैंकर्स गुरुकुल के माहौल को, है ना। मतलब वास्तव में आपने मेहनत की है खुद के ऊपर, वास्तव में आपने एनालाइज किया खुद के ऊपर कि भाई ये मेरे को खुद करना है, मेरे को खुद करना है, रैंकर्स गुरुकुल में रह करके मेरे को माहौल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है ना। और आपके पेरेंट्स को तो सलाम ही है, मतलब बड़ा जबरदस्त आपने फ्रीडम दिया, आपने आज़ादी दी, बच्ची पे विश्वास रखा और बच्ची ने नाम रोशन किया, आप आगे भी ऐसे नाम रोशन करें। तो जैसे रीजनिंग पहले प्री में आती थी, तब मैं भी बोलता था कि प्री वाली रीजनिंग जो है वो हो जाती थी, अब पहली बार मेंस में रीजनिंग आई थी, है ना। और बैंकिंग रीजनिंग भी आई थी, इसमें बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी, ये नए टॉपिक ऐड हुए। तो रीजनिंग में आज रीजनिंग का वेटेज उतना ही हो चुका है, इवन हर सब्जेक्ट का वेटेज उतना ही हो चुका है ना। तो रीजनिंग में आज बच्चा कैसे तैयारी करे, कितना उसको फोकस करना चाहिए, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें रीजनिंग की एनालिटिकल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो वो रीजनिंग को कैसे स्ट्रांग करें। पहले मैं बात करती हूँ कि मैंने क्या किया, मुझको ही सजेस्ट किया गया था, क्योंकि पता ही उस समय गाइडेंस नहीं थी कि रीजनिंग क्या आसान होती है और मॉक से हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी, काफी हद तक हुआ, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स उसके पता होने चाहिए, ऐसा ही नहीं है कि सारी चीजें सीरीज होती हैं,
सिलोगिज्म हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डाइस हो गया, तो उसमें आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। आप अपने मेथड से करते रहेंगे तो टाइम टेकिंग है वो। तो उसके लिए मैंने वीडियोस देखी थी विक्रमजीत सर की, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। तो कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपको पढ़ने ही चाहिए, बाकी प्रैक्टिस मॉक से हो जाएगी, लेकिन अगर वीक है तो आप बुक लगानी चाहिए कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से ही सब चीज़ पॉसिबल, सब चीज़ पॉसिबल, प्रैक्टिस सब कुछ हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस करे। तो जैसे आपने सिलोजिम की वीडियो देखी, सिलोजिम की मैं हर बच्चे को सजेस्ट करता हूँ, वो इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि बच्चे को वो 150 मेरा जो कंसेप्ट है वो सीखना चाहिए। वो आपको वास्तव में बड़ी जल्दी करने का तरीका सिखाएगा। जैसे आपने कैलेंडर बोला, डाइस बोला ना, बाकी रीजनिंग जैसे पहले वाली रीजनिंग प्रैक्टिस से हो जाती थी, अब भी हो जाएगी, बट प्रैक्टिस जरूर करें। देखो सिलेक्शन मेरे से या मेरे स्टूडेंट के थ्रू हो ना हो, बट मैं हमेशा ये चाहूंगा हर बच्चे का सिलेक्शन, तो वो जरूरी है। भाई आप कहीं से भी पढ़ रहे हो है ना, आप बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ना, एक टीचर का यही जिम्मेदारी रहती है कि आप सिलेक्शन लेकर के दिखाओ। जैसे आपने 4-5 टॉपिक का नाम लिया, बाकी टॉपिक आपने सेल्फ स्टडी से करे, और जैसे इस बच्चे ने रीजनिंग के कुछ टॉपिक देख करके स्ट्रॉन्ग कर लिए, ऐसे ही आप भी रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखे और बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखे हैं, उनको देखो। क्योंकि इस बच्ची का इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से के जो टॉपिक वीक थे वो इन्होंने स्ट्रॉन्ग किए। लेकिन अगर आपका एक भी टॉपिक वीक है, आप कोई भी टॉपिक का नाम डालो, जैसे डाइस बाय विक्रमजीत, कैलेंडर बाय विक्रमजीत, सिलोजिम बाय विक्रमजीत, कोई भी टॉपिक का नाम डालो, उसकी बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और आपका वो टॉपिक वास्तव में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए पता क्या है, रैंकर्स गुरुकुल में आकर के पढ़ाई करना, रैंकर्स गुरुकुल में रह करके तैयारी करना, क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों है? क्योंकि मेरे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। जब मैंने 2018 में रैंकर्स गुरुकुल की शुरुआत की थी, उस वक्त मैंने सपना लिया था कि बच्चों को रखूंगा और बच्चों को कामयाबी दिलाऊंगा, और आज वास्तव में रैंकर्स गुरुकुल संस्था बच्चों को कामयाबी दिला रही है। और बहुत सारे सिलेक्शन है रैंकर्स गुरुकुल में रह करके, माहौल की वजह से आते हैं, लाइब्रेरी की वजह से आते हैं, कंपटीशन की वजह से आते हैं, शेड्यूल की वजह से आते हैं, गाइडेंस की वजह से आते हैं, और इसी वजह से आपको रैंकर्स गुरुकुल में आना है ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जानी है। इसी तरीके से आज एनालिटिकल रीजनिंग मुझे लगता है आने वाले टाइम में बढ़ेगी, बैंकिंग रीजनिंग बढ़ेगी। तो रीजनिंग को किस सोच से आगे करना चाहिए, कैसे वो स्ट्रॉन्ग करे, जिसको पजल्स वगैरह अभी तो नहीं आई है लेकिन आने लग जाए तो कैसे वो स्ट्रॉन्ग करेगा? सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है अब कि रीजनिंग ऐसे ही हो जाएगी मॉम, क्योंकि वो पहले वाला था कि हाँ ऐसे ही हो जाती थी। अब आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि कई बार जीएस की वजह से बच्चे रह रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि रीजनिंग में हमारे बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि हम उसको लाइटली ले लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उनको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और प्रैक्टिस करनी है, बुक से करनी पड़ेगी। तो जैसे आपने कहा कि मेरा कोई सीजियल मोटिव नहीं था, है ना, मैं कभी किसी एग्जाम की तैयारी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सीजियल करूंगी, तो मतलब किन किन एग्जाम की तैयारी किया, किस तरीके से आप अलग अलग जगह डाइवर्ट हुए, या बच्चा आज बहुत सारे एग्जाम को फोकस कर लेता है तो वो अपने डाइवर्जन को कैसे रोके? हाँ, क्योंकि मैंने डीएलएड किया हुआ है, उसके बाद मैंने सीटेट क्लियर किया, तो टीचिंग एग्जाम्स तो देना ही था। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, टीचिंग एग्जाम आ रहा है तो टीचिंग एग्जाम पे फोकस कर लिया, उसके लिए पढ़ ली, साइकोलॉजी पढ़ ली, और लेखपाल का एग्जाम आया उसके लिए हिंदी पढ़ ली, यूपीएसआई आया उसके लिए हिंदी पढ़ ली, और जो उसमें वो आती पॉलिटी आती है। बाद में रियलाइज किया कि ऐसे डाइवर्ट नहीं होना है, आपको एग्जाम्स तो देने हैं लेकिन वो देने हैं जिसमें आपके सब्जेक्ट्स मैच करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी इंग्लिश पढ़ रहे हो, कुछ दिन बाद दूसरे एग्जाम में उसके लिए हिंदी पढ़ ली 2 महीने, उसके लिए 2 महीने वेस्ट हो गए। अगर आपको वो एग्जाम नहीं निकला, अब आप उसकी हिंदी का कोई यूज नहीं। तो मैंने बाद में ये चीज़ रियलाइज की, फिर बाद में मैंने टीचिंग एग्जाम देने छोड़ दिए थे, क्योंकि तब तक मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं सीजीएल कर पाऊंगी। तो मैंने ऐसे कोई भी मतलब एग्जाम नहीं दिया इसमें कि हिंदी आती है, मैंने वही एग्जाम दिया इसमें कि इंग्लिश आती है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस ये आती है। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस से, तो आपको पहले डिमोटिवेट नहीं हो रहा है कि हम कैसे करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करते हो, आपका फुल टाइम देते हो, तो वो चीज कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं। आपको ये नहीं सोचना है नहीं हो पाएगा, बस आपको डाइवर्ट नहीं होना है कि हमने कभी ये वाला एग्जाम दे दिया, कभी ये वाला एग्जाम दे दिया। और एग्जेप्शंस तो हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के एग्जाम नहीं निकलते हैं। मेरे नॉन में भी बहुत लोग हैं जो कि सारे एग्जाम देते हैं और हर किसी में अच्छा करते हैं। लेकिन कोई एवरेज बच्चा है तो मैं उसके लिए यही कहूंगी कि डाइवर्ट नहीं होना है, एक एग्जाम पे फोकस करना है। एग्जाम मतलब आपका सिलेबस जिससे मैच करता है वही एग्जाम्स आपको देने हैं। ये मेरा मैसेज था। और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, प्रैक्टिस बनाए रखनी है, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी। लास्ट क्वेश्चन की डबल ए क्यों लिया? डबल ए क्यों लिया? डबल ए में ऐसा नहीं है, मेरा पहले स्टार्टिंग से ये था कि डबल ए लेना है, लेकिन जब मैंने प्री क्वालिफाई किया डबल ए के लिए, तब मुझे
सोच में पड़ गई कि मैं डबल के लिए पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स और वो फाइनेंस नहीं पढ़ा था पहले। लेकिन फिर मैंने सोचा कि प्री क्वालिफाई करना डबल के लिए हर बार ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी मैं करूँ ही प्री क्वालिफाई डबल के लिए। तो मैंने लगा कि अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट टाइम मिले कि नहीं मिले, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं पढ़ लूँगी। और फिर जब मैंने पढ़ लिया, मार्क्स आ गए, फिर उसके बाद ये था कि लोग भी कह रहे थे कि अगर डबल मिला तो साउथ में मिलेगा, ऐसे चांसेस हैं तो देख लो। बाद में लोग रोते हैं, मतलब बहुत लोगों ने बहुत सारी एडवाइस दी, बहुत सारी एडवाइस दी, और सबका यही था कि होम स्टेट लेना है, उसके आसपास लेना है। लेकिन मेरा मन अलग कह रहा था, मतलब मुझे लाइफ में क्या है, रिग्रेट नहीं रखना है, ऐसा मुझे लगा। तो इसलिए मैंने डबल लिया कि हो सकता है कि मुझे साउथ भी मिला, हो सकता है मैं रिग्रेट करूँ मैंने क्यों लिया, हो सकता है मेरा मन ना लगे, लेकिन मेरे पास अभी टाइम है। अगर मैंने सीजीएल आज क्वालिफाई किया है तो मैं 2 साल बाद फिर से भी कर सकती हूँ, मेरे पास एज है, कम से कम मुझे रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैं डबल के लिए एलिजिबल थी और मैं गई नहीं। तो सिर्फ रिग्रेट ना रखने के लिए मैंने डबल लिया है। बाकी ग्रेजुएट पोस्ट है, इसमें अलग अलग जाके नए नए लोगों से मिलते हैं बड़े बड़े, तो एक तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे हम, मैंने इसलिए लिया है। मतलब एक्सप्लोर करने का आपका एक्सप्लोर एक्सपीरियंस करने का, हाँ जी। बहुत सही है और बहुत सही डिसीजन है, और आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। ये गलती पोस्ट है और बहुत अच्छी पोस्ट है, ये तो लोगों का सपना होता है। तो आपकी तरफ से स्टूडेंट का लास्ट मैसेज क्या रहेगा? यही रहेगा कि डाइवर्ट नहीं होना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, मोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। और ऐसा नहीं है पढ़ना है तो अगर हम सीरियस हो जाए या अपना सीरियस फेस दिखाएं तभी हम पढ़ाई करेंगे। खुश रहो, हमेशा अपने खुश रहना है। खुश रहना है। अपने जितने घंटे हैं कि 7 घंटे देने, 8 घंटे देने, उतने दो, बाकी खुश रहो। क्योंकि डिप्रेशन में जाना इसका मतलब ये नहीं तभी हम सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, खुश रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड से बातें करो, पढ़ो साथ में। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। जितने ज्यादा आप खुश रहोगे उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी। खुश हमेशा रहना है, सिलेक्शन हो ना हो, आप एक एग्जाम क्लियर करो ना करो, लेकिन आपकी खुशी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्योंकि खुश रहोगे तब आप अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे, अगले एग्जाम के लिए तैयार कर पाओगे। आपका अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो अगले एग्जाम के लिए तैयार कर पाओगे, और अगली बार भी नहीं हुआ तो उससे अगले बार। वो कहेंगे ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ड्रीम पोस्ट हम लेकर के रहेंगे। आप सब लोगों को ड्रीम पोस्ट मिलेगी, बेहतरीन मिलेगी, भगवान आपको इतना बेहतरीन देगा। बस आप मेहनत करो, इस बच्ची की तरह मेहनत करो, है ना, इस बच्ची की तरह कामयाब बनो, इस बच्ची की तरह इंस्पिरेशन लो, इस बच्ची की तरह मोटिवेट रहो, इस बच्ची की तरह खुश रहो, और इस बच्ची की तरह सपने देखो और उन सपनों को सच भी करो, और आपका भी सपना पूरा होगा। जैसे इस बच्ची ने वास्तव में अपना हर सपना पूरा किया और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। सलाम है इस बच्ची को और सलाम है ऐसे माँ बाप।